गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो ये वाला आज का जो टॉपिक करवाएंगे ना, ये भाई इस यूनिट की जान है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, इस यूनिट की क्या है, वो जान है। अब वो क्या है वो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, क्या है वो आज का हमारा टॉपिक? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। ठीक है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जो भी चीज़ आपको करवाऊंगा उससे मैं आपको पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करवाता हूँ। भाई कूलॉम्स लॉ क्या है, क्या है ये? हाँ भाई, हम पढ़ते आ रहे कूलॉम्स लॉ ये है, कूलॉम्स लॉ वो है क्या चीज़? इसके लिए भाई हमें बहुत पुरानी बात याद करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत पीछे जाते हैं, लगभग हम चले जाते हैं 1761 के पास, 1761 के पास चले जाते हैं। ठीक है, 1763 के पास चले जाते हैं। उस दौरान क्या हुआ था, एक कूलॉम्स जो हमारे कूलॉम्स है, ठीक है, ये हमारा क्या था, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था, साइंटिस्ट था नाम जिसका नाम क्या था, चार्ली नेपिल डे कूलॉम। ठीक है, उसका नाम था ये पूरा। तो अब क्या होता है भाई, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। कितना इंटेलिजेंट था इसका आइडिया तुम लगा सकते हो। जो अपना आईफिल टावर है, आईफिल टावर के ऊपर जो इस वर्ल्ड के, जो इस अर्थ के लिए जिन्होंने कुछ भी अपना योगदान दिया, जो बहुत अच्छा योगदान दिया है, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो उन नामों में आईफिल टावर के ऊपर कूलॉम्स का जो नाम है वो बहुत बड़े अक्षरों पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कितना बड़ा वैज्ञानिक था। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, अब इसने हमें थ्योरी क्या दी है? इसने हमें थ्योरी बहुत ही सिंपल सी थ्योरी दी थी, लेकिन इसकी मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत की इसने। इन्होंने बोला, या इन्होंने अपनी कुछ एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने एक चीज़ नोटिस की, या इन्होंने कुछ भी चीज़ नोटिस की, तो इन्होंने एक थ्योरी बना दी, छोटी सी थ्योरी। क्या बोला ये? कोई भी हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर कोई भी हमारा बॉडी है, ये मेरी कोई बॉडी है, इसको मैंने बोल दिया ए बॉडी, इसको बोल दिया बी। हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, इनके बीच में, मतलब ये और ये, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, है ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, सभी को पता है। लेकिन उस टाइम पर हमें पता नहीं था कितनी डिस्टेंस है ना भाई, उस टाइम पर हमें नहीं पता था कितनी डिस्टेंस है। तो भाई इस यूनिवर्स के अंदर उसने बोला दो बॉडियां हैं, दो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस तो होगी, बट हमें नहीं पता। तो इसने बोला भाई ये वाली जो बॉडी है इधर फोर्स लगाएगी, ये वाली बॉडी इधर फोर्स लगाएगी, और जो ये फोर्स लगाएगी ना, वो फोर्स इसका दो हो सकते हैं। क्या ये तो बस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, या क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, इसने बोला, फिर से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसने बोला इस यूनिवर्स के अंदर दो बॉडियां हैं, ठीक है, दो बॉडी, कोई भी एनी टू बॉडीज हैं। अब वो बॉडी क्या करती है, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगी या करेंगी रिपेल करेंगी। ठीक है, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो फोर्स रहेगा, मतलब कुछ फोर्स रहेगा। F1 मान लेते हैं, यहाँ पे F2 मान लेते हैं, कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा। और उसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इन्होंने ये चीज़ तो बता दी। अब इसकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि मेरी कोई भी यूनिवर्स के अंदर दो बॉडीज जो या तो एक दूसरे के, उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, और वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर करेगी? डिस्टेंस हमारी रहेगी r²। ठीक है, मतलब इसको एक दूसरी टर्म में हम ले सकते हैं, जैसे आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बॉडी चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट या स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको जैसे मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूं, जैसे बता देता हूं। फोर्स इज डायरेक्टली proportional to
द क्या थी, मल्टीप्लाई ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली proportional to the square of the distance। ठीक है, ये आपकी बुक में भी डेफिनेशन मिल सकती है, आप आराम से इजिली देख सकते हो। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया था। अब बात आती है छोटी सी, क्या आती है भाई, इन्होंने बोला, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, इन्होंने बोला फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसकी बोल रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं, ये हमारे पास कोई A है, ये कोई B है, तो इस वाली बॉडी का कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ना, वो चार्ज क्या मान लिया मैंने Q1, या इसको मैं मान लेता हूँ Q। ठीक है, इस वाली बॉडी का भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, इसका मैंने मान लिया Q1। ठीक है, और इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मेरी क्या है, R। समझ में आ गया ना, तो सब कुछ ऐसे क्लियर हो रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन समझने की बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अकॉर्डिंग अगर जो आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है, तो आपका मैग्नेट वाला वो भी सिमिलर है। ठीक है, वो भी आप आराम से कर सकते हो। तो इसने बोला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, क्या बोला इसने, चार्जेस कौन सा हो गया भाई, Q और Q1। ठीक है, फिर बोला इसने F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इन्होंने ये बोल दिया। अब भाई इन दोनों से हमने निकाला 1 और 2 से हमारे पास निकल के आया क्या, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q और इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। ये हमारे पास एक क्या है, फोर्स निकल के आया है। ये इतना आ गया। अब इसको आगे सोल्व आउट करने की तरह करते हैं, तो हम इसका जो ये है ना अपना इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल का जो हम सिंबल यहाँ से रिमूव करते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, इक्वल का साइन आता है, और इसकी जगह हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, कांस्टेंट ये मेरा हो गया आगे 100। ठीक है, अब ये जो K है, K मेरे पास कौन सा कांस्टेंट है, क्योंकि हम बात करें गुलाम की, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं और जिनमें भी एक कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है, तो आप वो जो कांस्टेंट का जो नाम रहेगा ना, वो उसी टॉपिक के नाम के ऊपर रहेगा। जैसे K है, यहाँ पे K क्या आएगा, यहाँ पे कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब इतना होने के बाद में अब आप बोलोगे सर ये तो बात ठीक है, लेकिन यार इसको सोल्व आउट करने लगे सर, तो कैसे करेंगे सोल्व आउट, है ना। तो इसके लिए कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, कि जैसे हमारी K की वैल्यू है ना, K की वैल्यू, तो भाई वो तो महान साइंटिस्ट थे, इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, भाई क्या था, उन्होंने अपना सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके दे दिया। जैसे आप लोगों ने मैथ में एक नाम सुना होगा, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, ये हमारी फिक्स है। ठीक है, लेकिन भाई हमें आज तक इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, उन्होंने हमें बता दी थी भाई ये चीज़ें, कि भाई ये चीज़ ऐसे होने वाली, ये चीज़ ऐसे होने वाली, तो हमने ऐसी चीज़ कर दी थी। ठीक है, तो भाई ऐसे है ना, कूलम्ब्स ने भाई अपनी कैलकुलेशन करने के बाद में कूलम्ब्स ने हमें कांस्टेंट दे दिया, क्या दे दिया, K इज कूलम्ब कांस्टेंट। उसने K की वैल्यू एक फिक्स कर दी, क्या थी वो K की वैल्यू, K की वैल्यू उन्होंने दी भाई हमें 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने हमें ये एक वैल्यू दे दी, ये K की हमारी वैल्यू देती थी भाई, उन्होंने ये K की वैल्यू दे दी थी। अब भाई आपने कर लिया ये, अब आप ये कहोगे तो सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर ये कहाँ से क्या आया ना, भाई यहाँ से है ना, कुछ भी हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे मेरे फोर्स है, यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, ये वाला, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4 की। ठीक है, ये अपने 3 इक्वेशन मान, इक्वेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। अब इक्वेशन नंबर 4 में क्या हो रहा है, अब आप देखना कि जो मेरे पास फोर्स है ना, फोर्स मैं यहाँ पे K की वैल्यू इधर रख देता हूँ K, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया Q1, ठीक है, और
ये इसकी मल्टीप्लिकेशन में देखो सॉरी भाई ये नहीं के को हम यहीं पे रख लेते हैं, तो यहाँ पे एफ आर स्क्वायर और Q1 ये आ गया। अब आपको पता है फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस की होती है मीटर, ठीक है, कूलाम की चार्ज की होती है कूलाम, ठीक है। तो मेरे पास K की जो क्या आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये 2 हो गए, तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इसमें ना कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भैया आपको, तो ये अपना यहाँ से आ गया। और जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू भाई उन्होंने अपनी है ना कैलकुलेशन करने के बाद में ये वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो भाई मेरे पास मैं इक्वेशन 4 को देखता हूँ कि भाई ये F इक्वल टू के Q1 अपॉन में R स्क्वायर, भाई ये है मेरी इक्वेशन नंबर 4। तो अब उन्होंने क्या किया, जो K है ना K की जगह उन्होंने एक और चीज दे दी, क्या दे दी वो K की जगह 1 अपॉन में 4 पाई एप्साइन नोट। उन्होंने एक ये वैल्यू भी हमें दे दी, क्या दे दी 1 अपॉन में 4 पाई एप्साइन नोट है, ठीक है। और भाई यहाँ पे भी बड़ा अच्छा ट्विस्ट आ गया, क्या आ गया ट्विस्ट, जो एप्साइन नोट की वैल्यू भी उन्होंने क्या कर दी भाई, उन्होंने फाइंड आउट कर ली, क्या कर ली वो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये इन्होंने इसके एप्साइन नोट की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये अभी मैं आपको बताने का पर्पस क्या था कि जिसको और आगे सोल्व आउट करेंगे, काफ़ी बुक में तो यहाँ तक फिनिश कर रखा है, ठीक है, काफ़ी बुक में तो यहाँ तक फिनिश है, लेकिन उसके आगे सोल्व आउट अगर जो आप कंफ्यूज ना हो तो उसमें क्या है, के की वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू हमारे पास आ गई ये, और Q1 अपॉन में R स्क्वायर, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये मेरी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलते हो सर ये हो गया, तो ये हो गया, तो यहाँ तक ओके है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया अपना। लेकिन इसको आगे भी अगर जो काफ़ी बुकों में दे रखा है कि आगे भी हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, आगे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है भैया ना। हमें एक चीज़ निकालनी थी, मेन चीज़ हमारी ये थी, हमें के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू हमें क्या पता चल गई 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर।